नमस्कार दोस्तों। आज हम कुछ खास डिटेल्स चेक करने वाले हैं। स्पेशली ये बंदा है जिनका नाम है जॉर्ज गुरजेफ। तो इन्होंने बहुत सारे डिटेल्स चेक किए हुए हैं या फिर डिस्कवर किए थे। खास करके एक चीज है जो नेचुरल लॉ से रिलेटेड है, जिसका नाम है एनिग्राम। तो अगर ऑफ कोर्स ये छोड़ के उनका सबसे पहले तो डब्ल्यू डी गान के साथ में एज सच डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट दोनों ने खास करके कुछ बेसिक चीजों के ऊपर काम किया था, जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन या फिर नेचुरल लॉस के साथ में रिलेटेड थे। और टॉनी प्लमर ने भी उनके बुक में द लॉ ऑफ वाइब्रेशन में इनके डिटेल्स दिए हुए हैं। तो मैं जस्ट उसके डिटेल्स ढूंढ लेता हूँ, और डब्ल्यू डी गान के से रिलेटेड है इसलिए हम खास करके ये चीजों पे जानना चाहते हैं। द लॉ ऑफ वाइब्रेशन राइट्स कैन बी यूज्ड ऑफ फोरकास्ट फ्यूचर्स। और तो ये डब्ल्यू डी गान के बारे में लिखा हुआ डिटेल्स है। और हम आगे में चेक करते हैं ये कैसे रिलेटेड थे। यस, द लॉ वाज लेटर डिस्क्राइब्ड क्रिप्टिकली बाय द ग्रीक अमेरिकन मिस्टिक जॉर्ज गुरजेफ। तो ये 1866 से लेके 1949। तो अगर आप चेक करोगे तो यस, डब्ल्यू डी गान भी ऑलमोस्ट एक सेम टाइम पीरियड में थे। तो अलग अलग चीजों के बारे में उन्होंने डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए हैं 1924 से लेके 1927 तक। और इसमें कुछ खास चीजें हैं जैसे कि लॉ ऑफ सेवन हो गया, और एक खास चीज है उनकी लॉ ऑफ थ्री, जो नेचुरल लॉज माने जाते हैं और जिसको हमको खास करके इस्तेमाल करना चाहिए ट्रेडिंग के लिए। तो ये ही चीजें देखिए, हाउएवर एज अर्ली एज 1909 लेजेंडरी ट्रेडर डब्ल्यू विलियम गान, जो 1878 से 1955 तक थे, मेड इक्वली क्रिप्टिक रेफरेंस टू द लॉ। अब देखिए, दोनों बंदों ने जो काम किया है, गुरजेफ ने और दूसरे डब्ल्यू डी गांधी ने, तो इन्होंने हमको इन्फॉर्मेशन तो दी है, बट जो भी इन्फॉर्मेशन दी है वो फिर से क्रिप्टिक फॉर्म में दी हुई है। कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स बताया हुआ नहीं है। तो ये एक मिस्ट्री है दोनों के बारे में कि दोनों ने हमको डिटेल्स दिए हैं, बट जो खास करके डिटेल्स में उनको स्टडी करेगा सिर्फ उनको ही पता चलेगा। और अगर आप गुरजेफ के बारे में देखना चाहो तो अगर गूगल पे सिर्फ आप गुरजेफ डाल दो तो फिर सदगुरु या फिर एक तो सबसे पहले तो गुरजेफ के बारे में आपको विकिपीडिया पे अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरे, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है, खास करके इन सर्च ऑफ बीइंग, जहाँ पे आपको खास करके एनीग्राम के बारे में डिटेल्स यहाँ पे पता चल जाएगा, मिल जाएगा। तो ऑफ कोर्स ये डिटेल्स है तो आप वो ढूंढ सकते हो। और वो छोड़ के हमको जो डिटेल्स खास करके यहाँ पे चेक करने हैं कि बहुत सारी उनके नाम पे ऑर्गेनाइजेशन है, वेबसाइट है, जी गुरजेफ करके, फिर गुरजेफ.in, फाउंडेशन है बहुत सारे। तो फाउंडेशन अमेरिका में है, इंडिया में है, यूरोप में है, बहुत सारे हैं। जैसे मैंने बताया कि यस, सदगुरु ने उनके बारे में बताया है, फिर ओशो ने खास करके बताया है। तो देखो, अगर आप ओशो वर्ल्ड में चेक करोगे तो वहां पे भी आपको गुरजेफ के बारे में पता चलेगा। तो एक स्पिरिचुअल लीडर काइंड ऑफ उनके टीचिंग्स थे ओवरऑल। तो यस, इसलिए खास है क्योंकि उन्होंने कुछ ओल्ड फाइंडिंग्स को डिस्कवर करके हमारे सामने रखा था, जो बेहद बेहद इंपॉर्टेंट है हमको समझने के लिए। अगर हम कुछ चीजें यहाँ पे खास करके चेक करते हैं, जैसे मैं आपको अगर बताऊँ यहाँ पे, तो देखिए ये बहुत सारी वेबसाइट्स है जहाँ पे उनके डिटेल्स दिए हुए हैं खास करके। और उनके जो लॉज है खास करके जो उन्होंने हमको बताए हुए हैं, उसके बारे में यहाँ पे हमको इंफॉर्मेशन मिली है। कुछ बेसिक चीजें, टेल्स दी हुई है, पौराणिक जो कथाएं रहती है उसके बारे में, स्पीक्स ऑफ देम एज अ लॉ ऑफ वर्ल्ड क्रिएशन एंड वर्ल्ड मेंटेनेंस। तो देखिए, ये जो लॉज है यहाँ पे दिए हुए हैं, हम ऑफ कोर्स इनके बारे में थोड़ा थोड़ा करके डिटेल्स जानना शुरू करेंगे। फिर बाकी के इंटरनेशनल रिव्यूज, तो इनके बहुत सारे वॉल्यूम्स यहाँ पे दिए हुए डिटेल्स है। तो आपको अगर पढ़ना है तो आप यहाँ से उनके बारे में पढ़ सकते हो ओवरऑल डिटेल्स में। तो देखिए, अलग अलग जैसे मैंने सोसाइटीज आपको बताई थी, गुजेफ सोसाइटी ऑफ लंदन ये है, फिर फ्रांस में है, और यूएस में भी एक सोसाइटी है। इंडिया के बारे में भी हमने जस्ट अभी उसके हिसाब से चेक किया। तो यस, बहुत सारे डिटेल्स आपको पढ़ना मिल जाएंगे, पढ़ने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। और जो लॉज है उसके बारे में डिटेल्स किया हुआ है। तो जैसे मैंने बताया, लॉ ऑफ वाइब्रेशन, लॉ ऑफ थ्री, फंडामेंटल लॉ ऑफ यूनिवर्स जिसको कहा जाता है, लॉ ऑफ थ्री और लॉ ऑफ सेवन। तो ये दो डिटेल्स है, इसके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे, डिटेल्स चेक करेंगे।
तो चलिए सबसे पहले तो ये डिटेल्स पे जाने के पहले, यहाँ मुझे खास करके ये डिटेल्स कहाँ से पढ़ना शुरू हुआ, तो जिसके रेफरेंस मैंने पहले में दिए हुए आपको खास करके बताऊंगा। जस्ट मैं चीजें पहले सबसे पहले तो पढ़ के दिखाऊँ आपको। तो ये प्रीवियस बुक है, ये है होली साइंस अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन। तो ये हमने स्पेशली सीरियस के बारे में जो वीडियोस बनाए थे, खास करके था पिरामिड्स ऑफ गीजे, तो वहां पे ये बुक का हमने रेफरेंस लिया था और डिटेल्स बताया था। तो मैं जस्ट पढ़ लेता हूँ और आपको फिर बाकी डिटेल्स में लेके जाऊंगे। बहुत सारे डिटेल्स है, एक एक करके हम जानेंगे। देयर इज अ रिमार्केबल सिंबल that represents the seven level of creation as described in the first chapter of book of Genesis. The figure below shows this symbol. This is called as anagram, ani, और ग्रीक में नाइन उसको खास करके कहा जाता है। तो ये देखिए, ये सर्कल है, सर्कल के अंदर में एक ट्रायंगल है, और फिर ये एक अलग से लॉ ऑफ सेवन करके है जो म्यूजिक से रिलेटेड है, ऑक्टेव से रिलेटेड है। हमने ऑक्टेव म्यूजिक के बारे में भी कुछ वीडियोस पहले बनाए हुए हैं। ऑफ कोर्स मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप डिटेल्स वहां पे चेक कर सकते हो, एक एक करके चेक करने के लिए क्या है क्या नहीं। राइट। सो इट वाज Georges Ivanovich Gurdjieff, 1868 to 1949, who brought the knowledge represented in this symbol out in open. तो इसके पहले ऐसे नहीं थे कि इंफॉर्मेशन था या फिर नहीं था, बट यस इनकरप्टेड वे में था। इन्होंने भी इनकरप्टेड वे में दिया। In order to make sure only the true seekers of holy science would discover the knowledge hidden in the anagram, Mr. Gurdjieff deliberately altered some details. This is why my explanation of described below differs from the ones ये उनके एक स्टूडेंट थे ऑस्पेंस्की, 1878 टू 1947। तो उन्होंने उनके बुक्स में कुछ डिटेल्स दिए हुए हैं, तो आप अगर गूगल पे चेक कर सकते हो आपको मिल जाएगा। बट यस, जो डिटेल जैसे आने चाहिए उसके हिसाब से नहीं है। कुछ चीजें हैं जो छुपा के रखी हुई है। ऑफकोर्स डब्ल्यू डी खान भी माहिर थे उसमें, वैसे ही गुरजीफ भी माहिर थे इस चीजें छुपाने में। The explanation of the mysterious symbol of the anagram begins with two small triangles. तो ये दो ट्रायंगल्स अलग से हैं, बट यहाँ पे खास करके हम चेक करते हैं तो यहाँ पे उन्होंने कुछ रेफरेंसेस दिए हुए हैं। जो रेफरेंसेस हमको जानना जरूरी है, उस लॉस को क्या बोला जाता है, कैसे है, और कहाँ पे उसके रेफरेंसेस आएंगे। तो अगर हम चेक करें तो यहाँ पे पहला लॉ है लॉ ऑफ थ्री। गुरजेफ रेफर्ड टू दिस होली ट्रिनिटी एज लॉ ऑफ थ्री। ऑफ कोर्स हम डिटेल्स में इसके बारे में भी चेक करेंगे। तो ये पहला लॉ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रादर लॉ, दूसरा लॉ कहा जाए, फर्स्ट लॉ नहीं है। जो फर्स्ट लॉ है, गुरजेफ रेफर्ड टू हेक्सेड एज द लॉ ऑफ सेवन। ठीक है। तो लॉ ऑफ सेवन और लॉ ऑफ थ्री, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फंडामेंटल लॉज है, जो हमको समझ के लेने हैं। और उसके हिसाब से फिर हम ऑक्टेव पे जाएंगे, म्यूजिक पे। म्यूजिक पे अभी तक जो वीडियोस हमने बनाए वो एनीग्राम तक आके सीमित थे, और एनीग्राम का डिटेल्स हमने बताया है। बट यहाँ से शुरुआत ही एनेग्राम रहेगा, और एनेग्राम के हिसाब से फिर हम आगे की चीजें चेक करेंगे और डिटेल्स चेक देखेंगे। तो सबसे पहले एनेग्राम जैसा है कि एनेग्राम के अंदर में तीन सिंबल्स है। ये तीन सिंबल्स क्या क्या है चेक कर लेते हैं। पहला तो है सर्कल, तो जिसको वननेस, यूनिटी, एब्सोल्यूट करके ओवरऑल डिटेल्स में कहा जाता है। सेकंड जो है वो है ट्रायंगल, और ये जो ट्रायंगल है वो दो फंडामेंटल लॉज में से एक है। ये फंडामेंटल लॉज है यूनिवर्स के, एक क्रिएशन का लॉ है, और दूसरा जो लॉ कहा जाता है वो है मेंटेनेंस के लिए। तो ये डिटेल्स शायद वेबसाइट पे है, तो अगर यहाँ पे रहेंगे तो मैं आपको जस्ट बता सकता हूँ। हाँ देखिए, ये है द लॉ ऑफ वर्ल्ड क्रिएशन एंड वर्ल्ड मेंटेनेंस। तो यहाँ पे इनके ये दोनों लॉस के नाम दिए हुए हैं। ऑफ कोर्स हम जब डिटेल चेक करेंगे तो इसके बारे में भी चेक करेंगे। तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप जाके उसके हिसाब से डिटेल चेक, जितना स्टडी करना चाहो उतना कम पड़ेगा, इतना सारा स्टडी है। और ये बहुत सारे रिलीजन्स के साथ में उन्होंने रेफरेंस दिया है कि कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे डिटेल्स आए हुए हैं। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं। जैसे उन्होंने बताया लॉ ऑफ वाइब्रेशन, फर्स्ट लॉ, ऑफ कोर्स ये फर्स्ट लॉ नहीं है, ये सेकंड लॉ है, बट ये किताब पढ़ते पढ़ते वो टाइम पे आ गया, तो यस हमने उसको फर्स्ट लॉ लिखा है, क्योंकि वो पहले आता था, आता यानी किताब में डिटेल देते वो पहले लिया। तो ये है लॉ ऑफ थ्री। लॉ ऑफ थ्री को हम अलग अलग तरह से जानते हैं, बट इसका डिटेल्स हम समझ नहीं पाते हैं।
तो अगर अलग अलग रिलीजन्स में आप चेक करो तो अलग अलग रिलीजन्स में उसका इंटरप्रिटेशन दिया हुआ है। बट हमको सिर्फ लॉ ऑफ थ्री पता है, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं पता। तो ये जो इंटरप्रिटेशन है यहाँ पे दिया हुआ है, बेहद जरूरी है जानने के लिए, तो हम उसको पढ़ लेते हैं। A new arising from the previous arisen through the harmonizational, the process of which is actualized thus. The higher blends with the lower in order to actualize the middle and thus becomes either higher for the preceding low or lower for the preceding higher. तो इसका मतलब एक ही है, जो प्रोसेस है बनाने की, राइट, इवोल्यूशन की जो प्रोसेस है वो एक्चुअलाइज की जाती है, जहां पे जो हायर होता है वो लोअर के साथ में ब्लेंड होता है और उसके हिसाब से फिर एक मिडिल फॉर्म होता है। ठीक है, जो हायर है, हायर पावर्स लोअर पावर्स के साथ में ब्लेंड होती है और उसके साथ में आपको एक मिडिल पावर्स यहाँ पे मिलती है। ये दस बिकम्स ईदर हायर फॉर प्रीसीडिंग लोअर, तो ये लोअर के लिए जो मिडिल वाला रहता है वो हायर बन जाता है, और जो हायर वाले के लिए वो एक लोअर बन जाता है। तो इस तरह से ये लॉ का डिटेल्स दिया हुआ है। and as already told you this second triamazokemno, right, ये करके इंडिपेंडेंट, ये तीन इंडिपेंडेंट फोर्सेस है। ऑफ कोर्स अलग अलग, अगर आप धर्म में देखोगे, रिलीजन में चेक करोगे तो इसका अलग अलग इंटरप्रिटेशन दिया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम क्रिश्चियनिटी में चेक करते हैं तो इसको रिप्रेजेंट द ट्रिनिटी, द फादर द सन एंड होली स्पिरिट कहा जाता है। हिंदुइज्म में इसको ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा करके खास करना जाता है। केमिस्ट्री में अगर हम चेक करें तो प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स करके उसके हिसाब से है। और इन एटम्स द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव देयर ओन थ्री इनर कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड क्वार्क्स। अभी ये क्वार्क जो है ये नया आविष्कार, उसके हिसाब से ऐसा नहीं कि हमको बेसिक फंडामेंटल उसके बारे में पता नहीं था, बट यस अगर हम पहले चेक करें तो हमको शायद मॉलिक्यूल पता था, एटम पता था, और एटम के बाद में प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक शायद सीमित था। मैं 20 साल पहले की बात कर रहा हूँ। बट यस बाद में फिर पता चला कि आप जितना डिटेल्स में जाओगे उतना आपको पता चलेगा। मैटर को आप एक्सप्लॉइट करना चाहोगे तो, बट मैटर कुछ नहीं है, एनर्जी है। एनर्जी से मैटर बनता है, मैटर से एनर्जी नहीं बनता है। तो ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। यस ऑफ कोर्स ये शायद थोड़ा डिटेल में है तो हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। देर आर थ्री प्राइमरी कलर्स, थ्री नोट्स इन अ कॉर्ड एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हो गया जिसको हम सिर्फ लॉ ऑफ थ्री करके जाना जाएगा, जिसको ट्रायंगल के साथ में रिप्रेजेंट किया गया है। तो एनेग्राम में सर्कल है, सर्कल के बाद में आता है ट्रायंगल, और जिसको सेकंड ट्रामेजिकमनो करके कहा जाता है। और उसके बाद में जाता है दो लॉ ऑफ थ्री। इन ऑल थिंग्स एंड इन ऑल इवेंट्स वी कैन फाइंड द लॉ ऑफ थ्री। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल्स करके समझ लेते हैं। The third symbol in the enneagram represent the first fundamental law of the universe. Gurdjieff referred to it as the law of seven, the law of vibrations, the law of octaves. तो डब्ल्यू गान ने भी हमको लॉ ऑफ वाइब्रेशन कर पे खास करके फोकस करने को कहा था। तो यस, ये लॉ ऑफ वाइब्रेशन जो है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, लॉ ऑफ सेवन करके कहा जा सकता है, और द लॉ ऑफ हेप्टा पैरा पैशिनो, राइट। तो ये डिटेल्स है, ये धीरे धीरे करके हमको समझना है। यहां से हम जाएंगे ऑक्टेव्स पे, ऑक्टेव्स का डिटेल्स क्या है ये भी हम समझेंगे। तो बेहद जरूरी है फंडामेंटल्स आपको समझना। द लाइन ऑफ द फ्लो ऑफ फोर्सेस constantly deflecting according to the law and uniting again at its end। ठीक है, तो बेसिक वही है कि एक जगह से शुरुआत होती है और फिर से एंड तक जाती है। एंड और स्टार्ट वही है, वहां से ही शुरुआत होती है, जहां से शुरुआत होती है वहां पे एंड होता है। बट उसके बीच में जो डिफ्लेक्शंस आएगा अकॉर्डिंगली आपको ये लॉ ऑफ सेवन के थ्रू आपको पता चलेगा। दिस सेकंड primordial cosmic law has seven deflections, or as it is still otherwise said, seven centers of gravity, and the distance between each two of these deflections or centers of gravity is called a stopinder of the second heptapara shino। हेप्टापैरा
Parshinock, right? This law passing through everything newly arising and everything existence always makes it completing process with the seven stupendous. ठीक है, तो ये बहुत सारी डिटेल्स है, ये तो जस्ट बेसिक है हम जिसके बारे में अभी सुनना शुरू कर रहे हैं, राइट? और इसके साथ में है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमको समझ के लेनी है, राइट? वो है ऑक्टेव्स। तो ऑक्टेव्स का मतलब क्या है, ऑक्टेव्स है क्या, होता क्या है, और हमको समझना उस क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये शायद इंग्लिश डिक्शनरी है, तो वेबस्टर करके, तो उसका रेफरेंस यहाँ पे दिया हुआ। वी फाइंड इन द डेफिनेशन ऑफ एन ऑक्टेव द इंक्लूजन ऑफ अ रिस्टोरिंग डो। हमको ये जो समझना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिस्टोरिंग डो एन एट टोन विच इज इन रियलिटी द फर्स्ट टोन ऑफ द नेक्स्ट ऑक्टेव। तो यहाँ पे जो हमने एरिग्राम में चेक किया था, जहाँ पे शुरुआत होती है, जहां से शुरुआत होके फिर से एंड होती है, तो वो जो स्टार्ट पॉइंट है वो सेम है, और म्यूजिक में वही है, 7 टोन्स है, बट जो 8वां टोन है वो फिर से विच इज इन रियलिटी द फर्स्ट टोन ऑफ द नेक्स्ट ऑक्टेव। दैट डेफिनेशन इज एज फॉलोज। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है वो है द एट्थ फुल टोन above a given tone having twice as many vibrations per second or below a given tone having half as many vibrations per second. Also, the interval of eight eight diatonic degrees between the tone and either of the octaves. ठीक है, तो ये बेसिक फंडामेंटल है। आप अगर ये बेसिक फंडामेंटल समझ गए तो आपको आगे की चीजें काम करने के लिए आसान हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, एक तो सबसे पहले फर्स्ट डो में और आखिरी का जो डो होता है, यस, उसमें अगर आप वाइब्रेशंस के हिसाब से चेक करो तो यस, पहला जो वाइब्रेशन है और आखिरी का जो वाइब्रेशन है, तो वो आखिरी का जो वाइब्रेशन रहेगा वो ट्वाइस रहेगा पहले के वाइब्रेशन के हिसाब से। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, ये सिर्फ पहला पॉइंट है। और उसमें फिर से हाफ में जो पॉइंट रहेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हाफ वे पॉइंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। और बिलो अ गिवन टोन हैविंग अ हाफ एज मेनी वाइब्रेशंस पर सेकेंड। तो अगर मैं शुरुआत करता हूं, चलिए पहला अगर पार्ट है एग्जांपल के लिए कुछ ले लेते हैं, तो अगर ये एक शुरुआत में एक्स है तो एंड का जो पार्ट रहेगा वो 2x करके आ जाएगा, राइट? इसको आप नंबर्स पे भी उसके हिसाब से ले सकते हैं। बट इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर आप पहले को या फिर दूसरे को 2x जो है उसको अगर कंसिडर करते हैं, तो जो बाद में x आएगा वो उसका हाफ हो जाएगा। तो हाफ का मतलब यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ, एक तो ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा, या फिर उसका आधा हो जाएगा। बट ये रेशियो बरकरार रहना चाहिए। ये सबसे पहली और इम्पोर्टेंट चीज है ऑक्टेव्स के बारे में और उनका रिलेशन। देखो, हमको सिर्फ ऑक्टेव्स पता है म्यूजिक केस में, बट उनका रिलेशन नहीं पता। यहाँ पे रिलेशन डिफाइन करके दिया हुआ है क्या है क्या नहीं। ठीक है, तो आगे में पढ़ते हैं। From this definition, we can easily comprehend two of the main structures of this law, a sevenfold structure and a requisite inherency to double or half. तो ये क्या हुआ, एक तो डबल करना है या फिर हाफ करना है, डबल करना है या फिर हाफ करना है, ये चीज हमको जानना जरूरी है क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल है। फॉर एग्जाम्पल, अ म्यूजिकल ऑक्टेव कंटेन्स 7 नोट्स, डो, रे, मी, फा, सो, ला एंड टी, राइट? तो टी के बाद में फिर से डो आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 है, और 8वां फिर से जो है वो डो बनता है। यहाँ पे अगर हम चेक करें, ऑल्सो म्यूजिकल ऑक्टेव्स ऑलवेज इंडिकेट अ डबलिंग और हाफिंग ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज मिडिल सी इज एट 256 वाइब्रेशंस पर सेकेंड एंड हायर सी इज 512 वाइब्रेशंस। तो देखिए, अगर हम चेक करते हैं तो 512 इसका हाफ हो गया 256। तो वाइब्रेशंस जो है वो एक तो डबल में या फिर हाफ में होते हैं, और इसका डिटेल्स हम आगे जाके उसके हिसाब से चेक करेंगे। बेहद जरूरी है चीजें फंडामेंटली समझना, राइट? इसका अगर हम लॉ ऑफ 7 का एग्जांपल ले तो स्प्लिटिंग ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म इनटू 7 कलर्स। ठीक है, तो ये सबसे पहले और इम्पोर्टेंट है, ये नेचुरल है। अगर आप एक कलर को स्प्लिट करते हैं, लाइट को स्प्लिट करते हैं, तो आपको 7 कलर्स मिलेंगे। और द रेट ऑफ डीके ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल विच इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ इट्स हाफ लाइफ।
तो आपको अगर रेडियो एक्टिव मटेरियल्स पता है तो उसकी लाइफ कैसे जानी जाती है, तो यस, ये इस हिसाब से ही जानी जाती है। तो बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हम उसके हिसाब से शुरुआत कर रहे हैं, राइट। तो ये उस तरह से उसका रेफरेंस है, म्यूजिक के साथ में भी ऑफकोर्स जुड़ा हुआ है। तो ये हम धीरे धीरे करके उसके साथ से चेक करेंगे, बहुत सारी डिटेल्स है, इंटरेस्टिंग चीजें। और पाइथागोरस ने भी बेसिकली इसी चीजों के ऊपर काम किया है। अपॉन देम वी कैन effectuate a detailed examination into the diatonic structure of the octaves. Note, between the initial vibration and either double or half of that vibration, 6 additional diatonic vibrations come into existence. These 6 additional vibrations occur at specific ratios which were first documented by Pythagoras, a philosopher and mathematician in the 6th century BC, and are now फिटिंगली कॉल्ड द पाइथागोरस हार्मोनिस। ठीक है। तो ये चीजें हमको डिटेल में आगे में समझ लेनी है, आगे में हम डिटेल्स उसके हिसाब से जानेंगे, समझेंगे कि ये इसको रेशियो जो है वो कैसे डिफाइन किया हुआ है। ये अगर रेशियोज आ रही है तो ये क्यों आ रही है, ऐसे ही क्यों है, क्योंकि हमको शायद जो डिटेल्स बताई गई है थोड़ी अलग से है। अगर आपको पता रहेगा तो हमने जो पहले चेक किया था, इसका जो रेशियोज वाला था वो अलग से आ रहा था। ठीक है। तो ये अलग से रेशियोज क्या है और ये अभी जो आ रही है रेशियोज क्या है, ये क्यों ऐसे कंसिडर की जा रही है और उसको अलग क्यों बनाया गया है, तो ये हम डिटेल्स पे उसके हिसाब से चेक करेंगे अगले वीडियो में। और उसका फिर हम आगे रेफरेंसेस लेके जाएंगे, ट्रेडिंग में हमको इसके हिसाब से हेल्प कैसे होगी, ये भी हम डिटेल्स में चेक करेंगे। तो प्लीज हमारे साथ में जुड़े रहने अगले वीडियोस के लिए, और रेफरेंसेस में हम जो पहले के वीडियोस है उसके बारे में भी डिटेल्स डालेंगे और चेक करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर। और प्लीज हमारे पहले की वीडियो चेक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल जो है तो यूनिट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस, तो उसमें भी प्लीज जुड़िए। हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम मोटिवेटेड रहे अगले वीडियोस बनाने के लिए, और यूट्यूब का जो एल्गोरिथम रहता है उसमें भी हम थोड़ा आगे में उसके हिसाब से बढ़ सके। ठीक है। तो थैंक यू सो मच, और ये सीरीज हम आगे में कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स है यहाँ पे, जुड़ने के लिए, समझने के लिए, एक एक करके उसके हिसाब से डिटेल चेक करते रहेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।